शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। 6 दिसंबर को गोवा के क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हो गई और क्लब के मालिक थाईलैंड भाग गए। गोवा क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाया जा चुका है। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। गोवा पुलिस दोनों को ट्रांजिट रिमांड में लेकर गोवा ले जाएगी, वहां आगे की कार्रवाई होगी। दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स। एयरपोर्ट पर ही हुई गिरफ्तारी। थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। गोवा अग्निकांड का गुनाह, अब मिलेगा इंसाफ। 10 दिन के बाद आखिरकार विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से ही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की गिरफ्तारी की गई। 6 दिसंबर की रात गोवा में जो हुआ उसे भूल पाना नामुमकिन है। और ये भी भूल पाना नामुमकिन है कि इसी आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे। गोवा में स्थित रोमियो लेन नाइट क्लब में शो के दौरान भीषण आग लग गई। जांच में पता चला कि क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ था। 25 लोग मारे गए, जिनमें टूरिस्ट और स्टाफ शामिल थे। हादसे के कुछ घंटों बाद ही क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से फुकेट भाग गए। दिसंबर की रात गोवा में क्लब और नसीब का खेल देखिए। जिस इंडिगो फ्लाइट से वो विदेश भागे थे, उसी इंडिगो फ्लाइट से आज भारत लाए गए। जिस वक्त हादसा हुआ उसके फौरन बाद दोनों भाइयों ने विदेश भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। एक तरफ उनका क्लब सुलग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों भाई थाईलैंड की टिकट बुक करा रहे थे। एनडीटीवी के पास फ्लाइट के अंदर से एक्सक्लूसिव वीडियो है। हमारी सहयोगी तेजश्री लगातार फुकेट से पूरे मामले पर नजर रखी हुई हैं और वो उसी फ्लाइट में मौजूद थीं जिससे लूथरा भाइयों को दिल्ली लाया गया है। यदि हम भारत आने की बात करें तो भारत आ चुके हैं, दिल्ली हम लैंड कर चुके हैं और दिल्ली लैंड करने के बाद बस कुछ ही समय में अब बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें पहले दोनों भाइयों को अरेस्ट किया जाएगा, दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किए जाने के बाद फिर उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट भी ले जाया जाएगा। ये फिलहाल इस वक्त हमें ताजा जानकारी जो है वो फिलहाल मिल रही है। अभी यदि हम बता दें कि बैंकॉक एयरपोर्ट से भी हमने तस्वीरें दी थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कैसे दोनों भाइयों को वहां से पहले यहाँ लाया गया और उसके बाद अब दिल्ली लाया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कि दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तस्वीरों के जरिए हम आपको इस फ्लाइट की तस्वीरें दे रहे हैं, फ्लाइट के भीतर की आप देख सकते हैं। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और तेजी से कसने की तैयारी में है, क्योंकि ना तो इनका गुनाह छोटा है और ना ही इनकी करतूत ऐसी है कि इन्हें बख्शा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला लगातार दिल्ली एयरपोर्ट से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश का रुख करते हैं। रवीश, फिलहाल क्या जानकारी, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्या अपडेट? जी देखिए मल्लिका, अभी कुछ देर के बाद में वो निकलने वाले हैं। सौरभ और गौरव लूथरा को गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ में यहाँ से लेकर जाएगी। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हलचल बढ़ गई है। अब किसी भी वक्त जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल कर फिर उनका मेडिकल होगा और फिर उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है ट्रांजिट रिमांड के लिए। लेकिन ये 3 घंटे का वक्त क्यों लगा? दरअसल इनकी जो फ्लाइट है वो 1:58 पर यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी, लेकिन उसके बाद में चूंकि इनका पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया था तो वो पूरी एक प्रक्रिया फिर से यहाँ
पर करनी पड़ी। वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लग गया और अब किसी भी वक्त जो है वो गौरव और जो सौरभ लूथरा हैं वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने थाईलैंड से इसको प्रत्यर्पित कर लिया। और जब ये 6 तारीख को गोवा में अग्निकांड हुआ था उसके 2 घंटे के बाद में ये थाईलैंड भाग गया था और उसके बाद में लगातार ये थाईलैंड में बना हुआ था। और जैसे ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ फिर उसके बाद में थाईलैंड जो पुलिस है उसने इसको डिटेन किया और डिटेंशन के बाद में अब जो है वो पुलिस इसको लेकर यहाँ पर आई है। गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी 3 दिन की और उस ट्रांजिट रिमांड के बाद में इनको गोवा लेकर जाया जाएगा। और गोवा में जो गोवा पुलिस ने 6 लोगों को पहले से जो गिरफ्तार किया है उनके साथ में इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाई जाएगी। साथ में ये भी पता किया जाएगा कि जिस तरीके का इनका दावा है कि इनके पास में आग से बचाव के सारे उपाय थे और इनको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो इन्होंने ले रखा था, किससे ले रखा था, क्या कोई इसमें सरकारी अधिकारियों ने इनकी मदद की। और रवीश नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका और अपडेट्स के लिए रुक करेंगे। तो गोवा में जो हुआ एनडीटीवी पर हमने आपको उसकी हर खबर दिखाई, सबसे पहले दिखाई और पूरे तथ्यों के साथ। ये पीड़ित परिवारों के इंसाफ की लड़ाई थी। तो गोवा अग्निकांड हुआ और सबसे पहले एनडीटीवी ने आपको तमाम जानकारियां दी। किस तरह से देखिए 7 दिसंबर को गोवा में हादसे की सबसे पहले खबर हमने आपको दिखाई। बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में ये हादसा हुआ था। तारीख थी 7 दिसंबर की जहां हादसा हुआ, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। गोवा वाले क्लब की खामियां भी हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं थे, इससे जुड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। 7 दिसंबर को सीएम प्रमोद सावंत ने एनडीटीवी से खास बात भी की। हादसे की स्थिति और जांच के बारे में भी तमाम जानकारी एनडीटीवी के साथ साझा की जो हमने आप तक पहुंचाई। गोवा से दिल्ली कनेक्शन के बारे में भी एक एक जानकारी हमने आपको बताई। क्लब मालिकों के बारे में भी जानकारी दी। लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली भागने की जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आप तक पहुंचाई। फिर 8 दिसंबर की अगर बात करें तो गोवा में क्लब के मैनेजर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी हमने दी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों से सबसे पहले बात करने वाला चैनल एनडीटीवी इंडिया ही था। हमारे तमाम सहयोगी पहुंचे पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए और उनका भी जो एक्सपीरियंस था वहां पर जो उनकी आप बीती थी वो आप तक पहुंचाई। दिल्ली से लूथरा बंधुओं के ठिकाने से भी रिपोर्ट हमने आपको दी। इसके साथ ही लूथरा बंधु इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड कैसे भागे इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई। थाईलैंड फरार होने की खबर सबसे पहले हमने आपको बताई। इसके साथ अगर 10 दिसंबर की बात करें तो फुकेट यानी कि थाईलैंड में जहां पर ये लोग छुपे हुए थे वहां से भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से दोनों भाई अलग अलग ठिकानों पर छुप रहे हैं। थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया, वो खबर भी हमने आपको बताई। उसके साथ ही थाईलैंड के एयरपोर्ट से पहली तस्वीर लूथरा ब्रदर्स की हमने आपको दिखाई और गौरव लूथरा की एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी इंडिया ने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की गिरफ्तारी की खबर हमने आपको बताई। क्लब पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसकी भी एक एक तस्वीर एनडीटीवी इंडिया ने आपको दिखाई। 11 दिसंबर की अगर बात करें तो थाईलैंड में फुकेट से भी हमने आपको दोनों भाइयों के डिटेंशन सेंटर से जुड़ी तस्वीरें दिखाई। भारत वापस डिपोर्ट किए जाने की जानकारी भी दी गई। फुकेट से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी एनडीटीवी इंडिया ने आपको दिखाई है। तो 25 लोगों के इंसाफ की जंग एनडीटीवी ने लड़ी है। पीड़िता भावना जोशी ने एनडीटीवी पर उस रात के राज भी खोले। साथ ही लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया गया और एनडीटीवी ने सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाई। और फिलहाल आज किस तरह से मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, उससे जुड़ी जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की बात करते हैं। एक और कबड्डी खिलाड़ी का सनसनीखेज मर्डर हुआ है। पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान दनादन गोलियां चली और कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया का मर्डर हो जाता है। एक बार फिर कबड्डी में खूनी खेल हुआ। गैंगस्टर्स की दुश्मनी सामने आ रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस गैंग और बम्बिया गैंग का नाम सामने आ रहा है। एक और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, सेल्फी के बहाने मारी गोलियां। कबड्डी का मैदान, गैंग वॉर के निशान। पंजाब में कबड्डी के खेल में एक और खूनी खेल हो गया। सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में गोलियां चलती हैं। इसमें कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रही खिलाड़ी
राणा बालाचौरिया के सिर में गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस टूर्नामेंट का स्थानीय चैनल लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे। एक वीडियो सामने आया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ये घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे सेक्टर 82 के मैदान में हुई, जहां दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम था। खिलाड़ी मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज होती है। गोलियों की आवाज के बाद मैदान में खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। बताया जा रहा है कि हमलावर गोलियां चलाकर फरार हो गए। गोलियां कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरिया के सिर पर, चेहरे पर लगी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वो इस आयोजन के आयोजकों में से एक थे। गोलियों की आवाज मैच की लाइव रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे। इसी दौरान फायरिंग कर दी। ये हैं जो खून के निशान या धब्बे हो सकते हैं जब यहाँ से वो हमलावर भाग के निकलते हैं। बताया जा रहा है कि वो फ़ोटो खिंचाने या सेल्फी खिंचाने के बहाने उनके करीब पहुँचते हैं और उसके बाद अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। लोग उनके पीछे भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लोग हवा में भी फायर करते हैं ताकि लोगों को डरा सकें। कबड्डी खिलाड़ी का मर्डर, हत्या के पीछे गैंगस्टर। इस हत्याकांड में एक बार फिर पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स की लड़ाई सामने आ रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से इसके तार जुड़ रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। एक पोस्ट सामने आया है, लॉरेंस गैंग का भी जिक्र है। पोस्ट में लिखा है, मेरे सभी नायकों को सत श्री अकाल। आज मोहाली सुहाना साहिब कबड्डी कप में राणा बालाचौरिया की हत्या कर दी गई। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। डोनीबल, शगुनप्रीत मोहब्बत रंधावा, अमर खेवा प्रभादा सवाल और कौशल चौधरी, ये आदमी हमारे जग्गू खोटी और लॉरेंस के साथ हमारे खिलाफ काम करता था। इसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को पनाह दी और खुद लोगों का ख्याल रखा। आज हमने राणा को मारकर अपने भाई मूसेवाला का बदला ले लिया। ये काम हमारे भाई मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया। आज मैं सभी खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी जग्गू खोटी और हैरी टॉट की टीम में न खेले। परिणाम वही होगा। हमें कबड्डी से एलर्जी नहीं है। हम बस खोटी और हैरी टॉट की कबड्डी में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते। पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसके बाद जो है बम्बिहा ग्रुप की तरफ से, जो एक पंजाब का गैंग है, उनके तरफ से ये पोस्ट डाला गया है सोशल मीडिया पर कि कैसे ये जो बालाचौरिया यहाँ पर कुंवर दिग्विजय सिंह, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल हैं उनको पनाह दी थी और इस वजह से बम्बिहा गैंग ने इनका कत्ल कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा दो गैंगस्टर्स हैं, देवेंद्र बम्बिहा, इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी है और एक बार फिर से पंजाब में जो गैंग वॉर चल रही है उसकी भेंट जो है एक कबड्डी का खेल, जो बहुत ही लोकप्रिय खेल है, और एक कबड्डी का प्लेयर और प्रोमोटर उसके हत्थे चढ़ गया है। इस पोस्ट की जांच हो रही है। राणा बालाचौरिया मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनका पूरा नाम कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरिया था। वो ऊना जिले के राजशाही परिवार से संबंध रखते थे। उनके परदादा ऊना पास स्थित एक रियासत के राजा थे। फिलहाल राणा पंजाब के नवा शहर के बालाचौर में रहते थे। वो पहले पहलवानी करते थे और फिर बाद में कबड्डी खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कबड्डी टीम बनाई और प्रमोटर की भूमिका भी निभाते थे। अहम बात है कि वो मॉडलिंग में भी हाथ आजमा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ गानों में काम करने की योजना बना रहे थे। तो ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ शांति सुख शांति ਨਾਲ पंजाब रहे। हाल ही में राणा बालाचौरिया ने देहरादून की युवती से लव मैरिज की थी और शादी के 11 दिन बाद ही उनकी पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ गया है। पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सोशल मीडिया गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। मोहाली में मोहम्मद गजाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
कबड्डी के खेल में पिछले कुछ सालों में कई कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हुई है। मई 2020 में कपूरथला में अरविंदरजीत सिंह की हत्या हुई। अगस्त 2020 को बटाला में गुरमेश सिंह की हत्या हुई। और इसके साथ ही अगर हम आपको और जानकारी दें, बटाला मार्च 2022 की तो जालंधर में इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह की हत्या हुई। अप्रैल 2022 में पटियाला में ही धर्मेंद्र सिंह की हत्या हुई। सितंबर 2023 को कपूरथला में हरदीप सिंह को तलवार से मारा गया। नवंबर 2024 में तरनतारन के सुखविंदर सिंह उर्फ नन्नी का मर्डर हुआ। साथ ही मई 2025 में लुधियाना से जगविंदर की हत्या हुई। अक्टूबर 2025 में लुधियाना में तेजपाल की हत्या हुई। और दिसंबर 2025 मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या का अब ये ताज़ा मामला सामने आया है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और 3 तस्वीरें आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। एक के बाद एक हो रहे ये हत्याकांड कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो कबड्डी के खेल में गैंगस्टर्स की दखल और बड़े पैमाने पर हो रही सट्टेबाजी की ओर भी ये तमाम हत्याएं इशारा कर रही हैं। खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की मौत हो गई और हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कबड्डी प्लेयर पर फायरिंग का ये बड़ा मामला। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में 2 सगे भाइयों की बुआ के बेटों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने दोनों पर मामूली कहासुनी के बाद करीब 30 राउंड गोलियां बरसाई। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात चली अंधाधुंध गोलियां। दिल्ली के जाफराबाद में मची सनसनी। 2 सगे भाइयों पर कई राउंड फायरिंग। आधी रात को डबल मर्डर से दहली दिल्ली। अपने ही भाइयों को उतारा मौत के घाट। स्कूटी पर छपे गोलियों के निशान को देखिए। स्कूटी के हैंडल से आर पार हो गई कई गोलियां। ये वही स्कूटी है जिस पर 2 सगे भाई सवार थे। कल देर रात उन पर दिल्ली के जाफराबाद की गली नंबर 17 में करीब 30 गोलियां चली। मौके से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 खोखे बरामद हुए हैं। नदीम और फाजिल नाम के 2 भाई स्कूटी पर सवार जाफराबाद की गलियों में घूम रहे थे। दोनों की अपने बुआ के बेटों से बहस हो गई थी, लेकिन नदीम और फाजिल को नहीं पता था कि ये बहस उनकी जान ले लेगी। नदीम अपाहिज था, लेकिन फिर भी उसको मारने से पहले कुछ नहीं सोचा गया। नदीम और फाजिल के भाइयों ने ही उन पर 30 गोलियां चलवाई हैं। दोनों के भाई वसीम ने ऐसा आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया। दोनों मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहा है, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहां कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहां थे और वहां उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फोन पे बात की, जो भी बात वहां हुई है उसके फोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। भाई वसीम साफ साफ कह रहा है कि इस खूनी वारदात के पीछे उनके ही बुआ के बेटों का हाथ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। मृतकों के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही बुआ के बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की राजधानी पटना की, जहां 24 घंटे के अंदर 2 गोलीकांड होते हैं। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन विवाद में गोली मार दी गई।
बिहार में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में डबल शूटआउट से पुलिस को बदमाशों ने चुनौती दी है। 24 घंटे के अंदर पटना के 2 इलाके गोलीबारी से दहल उठे। पटना में गोलीबारी की 2 बड़ी घटनाओं ने शहर में सनसनी फैला दी है। पहली घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि दूसरी घटना गौरीचक थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन विवाद में गोली मार दी गई। पटना के आलमगंज इलाके में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना सिटी के आलमगंज थाना से चंद कदमों की दूरी पर हुए हत्याकांड के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। आज शाम को करीब 6:30 बजे आलमगंज पोस्ट ऑफिस के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी तक युवक की पहचान हो नहीं पाई है। युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर बुलाई जा रही है। साथ ही साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है एवं जो भी आसपास जो कैमरास लगे हुए हैं उसे भी देखा जा रहा है। घटनास्थल से कुछ खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इधर पटना के ही गौरीचक इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को जमीन विवाद में गोली मार दी गई। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार अपने प्लॉट पर बाउंड्री बनवा रही थी। तभी मौके पर बदमाश पहुंचे और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति को गोली लगी है और इलाज के लिए ले गया गया। उसी घटनास्थल का निरीक्षण के लिए आए हैं। जिनको गोली लगी है शायद विनोद कुमार उनका नाम है और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और मारने वाले का नाम संजीव कुमार करके आ रहा है। तो हम लोग उसका छापेमारी और अन्य अनुसंधान कर रहे हैं उसको। पुलिस दोनों ही वारदातों में आरोपियों की तलाश में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की भी तलाश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों का सुराग मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आईपीएल 2026 के लिए जारी ऑक्शन से जुड़ी 3 बड़ी खबर। प्रशांत वीर 14 करोड़ 20 लाख में बिके। प्रशांत वीर को चेन्नई ने खरीदा है। आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने हैं। देख रहा इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। ठंड तेज होती जा रही है और इस मौसम में एक बड़ा खतरा बन जाता है कोहरा। सड़कों पर कोहरे की चादर गाड़ियां चलाने में दिक्कत पैदा करती है और कई बार बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर, जहां करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? एक्सप्रेस वे पर कोहरे का कोहरा। 4 बसें, 4, 1, 2, 3 तो पीछे एक उधर है 4। टकरा गई बसें और कार। जिंदा जले यात्री, मची चीत्कार। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? मथुरा में हुए भीषण हादसे की ये तस्वीरें हैं। जली हुई गाड़ियां बता रही हैं कि हादसा कितना भयंकर था। 4 पैसेंजर निकल गए, देखो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा था। कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। ये पूरी गाड़ी जल चुकी है और आगे मैं आपको दिखाऊं कि बस की स्थिति आप देखेंगे तो ये बस है। बस में कई यात्री सवार थे और सवार होने के बाद जैसे ही उनको गाड़ी टकराने के बाद, ये बस टकराने के बाद जो लोग थे उन्होंने
खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। और ये देखिए हादसा, मंजर देखिए यहाँ का, बिल्कुल एकदम भयानक है। और ये बस, दूसरी बस आपको दिखा रहा हूं मैं, इस बस में आग लगी है, बिल्कुल देखिए पूरी जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते गाड़ियां एक दूसरे से रफ्तार में टकरा गई और फिर एक्सप्रेस वे पर यह मंजर हो गया। गाड़ियों में आग लग गई। जान बचाने के लिए लोग किसी तरह गाड़ियों से निकलने की कोशिश में जुट गए। कुछ लोग अंदर ही जल गए, कुछ लोग गाड़ियों के नीचे दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर होते ही बम जैसा धमाका हुआ। गाड़ियों में लोग चीखते रहे, कई शीशा तोड़कर खिड़की से कूदे। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी कूद कर बसों में से जान बचाई है। इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? मैं औरैया से हूँ, दिल्ली जा रहा था बदरपुर बॉर्डर के लिए। तो जैसी हमारी बस टकरानी है पीछे से, तो हम लोगों ने ये था कि वो एसी वाली बस नहीं थी। अगर एसी वाली होती तो बचना बहुत मुश्किल था। नॉन एसी थी, तो हम लोगों ने खिड़की खोली और कूद के भागे हम लोग खेतों में। और उसके बाद ना इतनी गंदी से, मतलब विस्फोट टाइप के हो रहे थे, ये लग रहा था बच पाना मुश्किल है। प्रॉब्लम ये थी कि बसों में आग लगने के बाद विस्फोट होना चालू हो गया था। मतलब वो किस चीज का था, मेरे ख्याल से सिलेंडर थे बस के अंदर, जो भी गैस सिलेंडर होते जो भी था वो फट रहा था। तो हम सब लोग भाई लोगों ने ग्रुप बना करके उसको क्रॉस करके हम लोग खेतों में चले गए। तो फिर अभी हम लोग वापस आए तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी 15-20 बसें ठुकी हुई हैं, 4-5 बसें जली हुई हैं और बहुत जूते चप्पल पड़े हुए हैं, जले हुए हैं लोगों के सामान। मेरा इंटरसिटी बस था, पूरा जल के राख हो गया बस। तो कैसे बच गया? बस जैसी बस चुकी है तो ड्राइवर साइड से खिड़की गेट खोला हुआ उन्होंने, वहां से सब कूद के निकले हैं। यह हादसा सुबह हुआ। बताया जा रहा है कि घना कोहरा था, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम थी। कोहरे की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कत आई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज के आदेश भी दिए गए हैं। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। कोई उस समय बस में सो रहा होगा, कोई अपने स्टॉप पर उतरने की तैयारी कर रहा होगा, कोई नौकरी पर जा रहा होगा, कोई घर वालों से मिलने जा रहा होगा। इस हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण होने वाले हादसों का एक लंबा और दर्दनाक इतिहास रहा है। यहाँ कोहरे के कारण हुए कुछ बड़े हादसों के बारे में आपको बताते हैं। 16 दिसंबर 2025 मथुरा के पास हादसा हुआ। करीब 10 बसें और कारें आपस में टकराईं। 13 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए। इसके साथ ही 8 नवंबर 2017 मथुरा के सुरीर इलाके में हादसा हुआ। करीब 1 दर्जन वाहन आपस में टकराए, 3 लोगों की मौत इसमें हुई। 24 दिसंबर 2014 को जेवर इंटरचेंज के पास हादसा हुआ। 30 से ज्यादा गाड़ियां टकराईं, 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। इसके साथ ही जनवरी 2013 में भी ग्रेटर नोएडा के पास स्पोर्ट्स सिटी की घटना, करीब 20 गाड़ियां आपस में भिड़ी, करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। ये कुछ बड़े हादसे हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए, लेकिन आए दिन देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। सर्दियों में घना कोहरा होने से इनका डर और बढ़ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोहरे के चलते लगातार हादसों की खबरें आ रही हैं। सड़क पर विजिबिलिटी कम हो रही है, खासकर सुबह और रात के समय। इसके चलते एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है। एक गाड़ी टकराई, फिर दूसरी गाड़ी टकराई, फिर एक और गाड़ी टकराई। एक एक करके करीब 25 गाड़ियों की टक्कर होती है। ये वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है। सोमवार तड़के करीब 5 बजे यह हादसा होता है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा हरियाणा में नूह के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे की शुरुआत
दो ओवरलोड डंपरों की टक्कर से हुई। टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा अमरूद से भरा एक ट्रक भी इन वाहनों से जा भिड़ा। ट्रक के पलटते ही सड़क पर बड़ी मात्रा में अमरूद फैल गए, जिससे वहां फिसलन और अफरा तफरी मच गई। कोहरे और सड़क पर फैले फलों के कारण पीछे से आने वाली गाड़ियां समय पर ब्रेक नहीं लगा सकी। इस दर्दनाक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। कोहरे की वजह से एक कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। यह हादसा मेरठ बागपत बॉर्डर पर हुआ। बताया जा रहा है कि टक्कर के लगते ही पुलिस की गाड़ी हिंडन नदी में जा गिरी। हादसे में एक हेड कांस्टेबल समेत 2 की मौत हो गई। एक सिपाही समेत 3 लोग बुरी तरह घायल भी हुए। घने कोहरे की वजह से एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। ये तस्वीरें यूपी के ही एटा से आई हैं। हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर घायल हो गया। टक्कर की वजह से दुकान की दीवार टूट गई। तो वहीं यूपी के बस्ती में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर से अजमेर शरीफ जा रही यात्रियों से भरी बस सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बस सवार 3 लोग और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। दुर्घटना देर रात हुई। बताया जा रहा है कि रास्ते में काफी धुंध थी, जिसके चलते ये घटना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब एक बहुत सनसनीखेज मामला। 1 करोड़ के बीमा के लिए खुद की हत्या की साजिश। महाराष्ट्र के लातूर में एक कार में जली हुई लाश मिलती है। अब ये सामने आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए का बीमा लेने के लिए किसी और को लिफ्ट देकर उसको कार में जला दिया। पुलिस इस आरोपी तक कैसे पहुंची और कैसे मर्डर का राज खुला, देखिए। एक करोड़ के बीमा के लिए मर्डर। बीमा के लिए रचा मौत का नाटक। कार में बैठे शख्स को जिंदा जला दिया। गर्लफ्रेंड से चैट से खुला कार में मर्डर का राज। लातूर में हुए जिस हत्याकांड को पुलिस चुनौती मान रही थी, वो केस 360 डिग्री घूम गया, क्योंकि इस केस में इतने बड़े खुलासे हुए हैं जिनके सामने आने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने खुलासा किया है कि बैंक रिकवरी एजेंट गणेश चौहान ने 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस का क्लेम हासिल करने की लालच में अपनी ही मौत का झूठा नाटक रचा। 48 घंटे पहले गणेश की कार जली हुई हालत में मिली थी, जिसमें एक डेड बॉडी भी पाई गई थी। कार और शव को देखकर पुलिस और गणेश के परिवार वालों को लगा कि ये उसी का शव है, लेकिन असल में वो शव किसी और का था। पुलिस को गणेश चौहान की एक गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। पुलिस ने जब उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की और उसका मोबाइल फोन खंगाला, तो पता चला कि गणेश अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरे नंबर से चैट कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके दूसरे नंबर को ट्रेस किया और उसे सिंधु दुर्ग जिले के विजय दुर्ग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। रात्री 112ला एक कॉल आला होता 12:30 सुमारास की एक गाडी वानवडा रोडला एका गाडीला आग लागलेली आहे। त्याहून आपला स्टाफ आणि अधिकारी या ठिकाणी आले होते। त्यांनी नंतर अग्निशामक दलाला प्राचारण करून आग गाडीची विझवलेली आहे। त्या गाडीमध्ये जळालेली एक बॉडी दिसत होती, ती पूर्णतः जळालेली आहे। पण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जागेवर बोलवलेलं आहे, पोस्टमार्टम केलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। पुलिस के मुताबिक गणेश ने अपनी कार में एक अनजान शख्स को लिफ्ट दी थी। वो शख्स नशे में था, जिसका फायदा गणेश ने उठाया। जब वो अनजान शख्स चलती कार में सो गया, तब गणेश ने कार को सड़क किनारे लगाकर उसमें आग लगा दी, जिससे उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोविंद यादव के तौर पर हुई है। पुलिस इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब इस तथ्य की पड़ताल में जुटी है कि खुद के मर्डर के इस ड्रामे में गणेश चौहान को किसी और ने मदद की थी या नहीं। इसके अलावा डीएनए सैंपलिंग के आधार पर इस बात की पुष्टि की जाएगी कि मरने वाला व्यक्ति वास्तव में गोविंद यादव ही था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
जरा सोचिए कि शादी में आतिशबाजी के लिए कोई कितने पैसे खर्च कर सकता है। मध्य प्रदेश की एक शादी चर्चा में है क्योंकि यहाँ सिर्फ आतिशबाजी पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होने की बात है। इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में ये हुआ है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी की है। सादगी है, कोई भव्यता नहीं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 फेरे हो रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में हुई आतिशबाजी की तस्वीरें हैं। सोचिए, जब आतिशबाजी इतनी जोरदार है तो शादी कितनी शाही होगी। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी की ये आतिशबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इस शादी को इंदौर की सबसे बड़ी शादी बताया जा रहा है। इसके अलावा इस शादी से जुड़ा एक और विवाद शुरू हो गया है, जिसमें एक फोटो वायरल है जिसमें विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू को खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह के भीतर वरमाला की रस्म निभाते देखा जा सकता है। दरअसल खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में गर्भगृह के भीतर विवाह रस्म का आयोजन होते देख कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब सामान्य भक्तों को इसकी अनुमति नहीं है तो ये विशेष छूट कैसे दी गई। बहरहाल शाही शादी में हुई आतिशबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और माना जा रहा है कि इस आतिशबाजी में करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। बने रहिए।